हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट सक्सेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। देखें, स्टेट सक्सेशन एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, जिसका मतलब होता है कि जब एक रियासत दूसरी रियासत को रिप्लेस करती है इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ टेरिटरी। देखें, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक कोई भी एरिया है, अब उसको एक नई रियासत ने रिप्लेस कर दिया है। पहले वो किसी और मुल्क के पास वो जगह थी, अब किसी और मुल्क के पास चली गई है। यानी ये समझें कि एक नया मुल्क वजूद में आ चुका है। जब कोई नई रियासत या नया मुल्क वजूद में आता है, पुरानी रियासत ख़त्म हो जाती है या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेट सक्सेशन। अब ये कैसे होता है? जैसे हमने देखा है कि जब दो कंट्रीज़ आपस में मिल जाते हैं तो एक नया मुल्क बन जाता है। इसी तरीके से दो कंट्रीज़ आपस में डिवाइड हो जाते हैं तो दो नए मुल्क वजूद में आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई नया मुल्क बन जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेट सक्सेशन। अब इससे होता क्या है दोस्तों, जब कोई नया मुल्क बनता है तो अब उसके अपने इंटरनेशनल राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और इसके अलावा जो पुराने मुल्क ने जो माहदे किए थे, ट्रीटीज़ किए थे, उसकी जो राइट्स थी, ड्यूटीज़ थी, उसकी इंटरनेशनल जितनी भी ऑब्लिगेशन या ज़िम्मेदारियाँ थी, अब वो तब्दील हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, पहले एक कुछ और मुल्क था, अब वो मुल्क कुछ और बन चुका है। अब उसकी वो पुरानी जितनी भी चीज़ें होंगी इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो ट्रीटीज़, वो माहदे, वो कन्वेंशन, वो राइट्स, वो फ़राइज़, वो हकूक़, वो ज़िम्मेदारियाँ सब तब्दील हो जाएँगी। मिसाल के तौर पर कि एक मुल्क है, उसका नाम है सनीलैंड। अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम बन जाता है नॉर्थ सनीलैंड और दूसरा बन जाता है साउथ सनीलैंड। अब पुराना मुल्क जो है ना सनीलैंड, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब 2 नए मुल्क आ चुके हैं। अब इन दोनों की नई ट्रीटीज़ होंगे, इनका नया अपना पॉलिटिकल सेटअप होगा, इनके नए अपनी मामलात होंगे, और अब ये इंटरनेशनल दुनिया में नए तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। हम इसको बोलते हैं स्टेट सक्सेशन। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसकी डेफ़िनेशन क्या है। इसकी डेफ़िनेशन सिंपल ये है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिप्लेस करती है, हम उसको बोलते हैं स्टेट सक्सेशन। अब इसमें 2 रियासतें यानी कि 2 स्टेट वजूद में आती हैं। एक होती है सक्सेसर स्टेट, जो नई रियासत बनती है, जो नया मुल्क वजूद में आता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसर स्टेट। और दूसरी जो पेरेंट स्टेट है, जो पहले मौजूद थी या जिसको प्रीडिसेसर भी बोलते हैं, वो अब जनाब रिप्लेस हो जाती है। ठीक है? वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो वियना कन्वेंशन 1978 के अंदर आर्टिकल 21 बी के अंदर दर्ज है, जिसमें ये वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ टेरिटरी। ये याद रखना है, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को रिप्लेस करता है, सिर्फ इस नज़र से कि इंटरनेशनल रिलेशन में उसके मामलात, उसकी टेरिटरी चेंज हो जाती है, हम उसको बोलते हैं स्टेट सक्सेशन। अच्छा जी, अब इसको मिसाल के देख के समझते हैं कि एक इमेजिन करें, एक मुल्क है जिसका नाम है लवलैंड। उसका एक हिस्सा वो कहता है कि जी मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, और वो एक उसका एक हिस्सा जो है ना, वो अलग से मुल्क बन जाता है। अब वो बन गया है न्यूलैंड। अब जो न्यूलैंड है वो सक्सेसर स्टेट है, और लवलैंड जो है वो पेरेंट या प्रीडिसीसर स्टेट है। ठीक है? अब जो न्यूलैंड है ना, वो लवलैंड को रिप्लेस करेगा, उसकी जितनी भी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ट्रीटीज़ थी वगैरह, वो सारा उस मामले में वो रिप्लेस करेगा। इसका वैसे रियल एग्जांपल तो यही है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हो गया, डिवाइड अलग हो गया, तो अब वो एक नया मुल्क बन गया। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक हिस्सा ही माना जाता था, लेकिन बाद में वो एक सक्सेसर स्टेट के तौर पर बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान क्या पेरेंट और प्रीडिसेसर स्टेट। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज़ आती है, कुछ लोग कहते हैं कि फिर ये गवर्नमेंट सक्सेशन क्या होती है? देखो, स्टेट सक्सेशन में तो एक मुल्क की पूरा का पूरा नया बन जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट सक्सेशन में क्या होता है कि मुल्क वही होता है, लेकिन उसके अंदर जो सरकार है, वहाँ पे जो हुकूमत है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो तब्दील हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अगर उसकी जगह इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट सक्सेशन हो चुकी है। ठीक है? मुल्क वही रहेगा, अंदर की जो सरकार है, जो मैनेजमेंट है, जो हुकूमत है, वो तब्दील हो जाती है। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सक्सेशन। अच्छा जी, अब इसमें यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है? देखें, यूनाइटेड नेशन जो है ना, इस सारे मामले को रेगुलेट करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का काम ही यही है कि भाईजान वो मुल्क के अंदर जो पीस है, सिक्योरिटी है, उसको जनाब मेंटेन करे। लेकिन उसने फिर इस मामले के लिए ना कुछ गाइडलाइंस भी यानी कि बनाई हैं, ताकि इस स्टेट सक्सेशन के दौरान जब एक नई रियासत वजूद में आती है, नया मुल्क एक रिप्लेस करता है पुराने मुल्क को, तो कुछ मामलात को बेहतर करने के लिए वो कुछ गाइडलाइंस बनाता है। मिसाल के तौर
पर उसके इंटरनल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ न्यू स्टेट क्या होंगे, नई स्टेट के इंटरनल राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसके एक्सटर्नल यानी बाहर के ममालिक, दूसरे ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात क्या होंगे, यूनाइटेड ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं वहाँ पे उसकी मेंबरशिप होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से जो कर्ज़ है, जो उसके पास क्रेडिट है, जो पैसा है, उसका हम क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूनाइटेड नेशन इस पे नज़र रखता है, ठीक है? तो वो क्यों वो उसका मकसद यही है इस गाइडलाइंस का, ताकि यार एक नया मुल्क अगर वजूद में आ भी जाए तो इंटरनेशनल जो है ना लेवल के, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो अमन है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो शांति है, वो मुतासर ना हो। अब एक नया मुल्क बन जाए और सारे उसके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू बैठ जाए, सिविल वार हो जाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मामलात को स्मूथ करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं, ताकि जो है ना एक स्मूथ प्यार मोहब्बत से एक नया मुल्क वजूद में आ जाए। अब ये सर्कमस्टांसेस क्या हैं? मतलब ऐसे कौन से हालात होते हैं जब स्टेट सक्सेशन होती है? देखें जी, जब कॉलोनाइज़ेशन होती है, जब एक मुल्क है वो कानूनी होता है और वो आज़ाद हो जाता है तो एक नया मुल्क वजूद में आता है। जैसे ये सब कॉन्टिनेंट, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये ब्रिटिश के ये किसी ज़माने में कॉलोनीज़ थी, अब वो आज़ाद बन गए। इसी तरीके से जब एक रियासत जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जैसे यूएसएसआर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड होगी, तो नई रियासतें वजूद में आ गई, नई मुल्क बन गए। इसी तरह से सेसेशन होता है, उसमें ये होता है कि किसी मुल्क का एक छोटा-सा हिस्सा अलग सेपरेट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग बन के बांग्लादेश बन गया। इसके अलावा एनेक्सेशन होता है, उसमें क्या होता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। यानी आप क्या करते हैं, किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे कि किसी ज़माने में इराक ने टेम्परेरी तौर पे एनेक्सेशन किया था कुवैत को। इसके अलावा मर्जर में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मुल्क आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो फिर एक नया मुल्क बन जाता है। जैसे ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गए थे और वो फिर अब एक नया जर्मनी, सिंपल जर्मनी, पहले ये ईस्ट और वेस्ट हुआ करते थे, अब ये एक सिंपल जर्मनी बन गया। ठीक है जी? तो इन सिचुएशन में ये स्टेट सक्सेशन होती है। अच्छा जी, अब इसकी टाइप्स क्या हैं भाई? एक होती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या होता है कि पूरा का पूरी जो है ना एक नई रियासत वजूद में आ जाती है और जो नई रियासत होती है वो पुरानी रियासत के सारे जो है ना लीगल राइट्स ऑब्लिगेशन को अज़्यूम करती है। जैसे यूएसएसआर जब डिसोल्यूशन हुआ था तो नए मुल्क वजूद में आए, जब जर्मन यूनिफिकेशन हुई तो एक नया मुल्क वजूद में आ गया, ये सारा कुछ। उसके इसके अलावा होता है पार्शियल सक्सेशन। उसमें क्या होता है, एक पूरा का पूरा नया मुल्क तो नहीं बनता, उस मुल्क का एक छोटा-सा हिस्सा अलग से एक रियासत बन जाता है। जैसे पाकिस्तान से जो है ना वो बांग्लादेश निकला और इसी तरीके से भारत से सब कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान निकला था, वो अलग से मुल्क बन गया। यानी कि छोटा-सा हिस्सा अलग से एक रियासत बन जाए, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पार्शियल सक्सेशन। अच्छा जी, अब इसके अलावा जैसे थ्योरीज़ हैं, वो मैं थ्योरीज़ आपको बताता हूँ। भई पहली थ्योरी है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल थ्योरी ये कहती है जब एक नई रियासत पुरानी रियासत को 100% जो है ना रिप्लेस करती है और उसके सारे जो मामलात हैं वो अपने ज़िम्मे ले ले। उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज़, उसकी ट्रीटीज़, उसका कर्ज़, सारा कुछ। यानी ये सिंपल ऐसे है जैसे एक बच्चे को अपने वालिद साहब से सब कुछ मिलता है विरासत में, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं मिसाल देता हूँ कि एक मुल्क है ए, वो बी बन जाता है। अब जो बी है ना वो जनाब जो कंट्री ए ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए वही फॉलो करेगा। अब वो नया तो बन गया लेकिन वो पुराने मुल्क की सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। वैसे ये प्रैक्टिकल बहुत नहीं होता बहुत सारी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी एक ये थ्योरी पाई जाती है। उसके बाद है जनाब पॉपुलर कंटिन्यूटी थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि वैसे जो रियासत है वो वैसे सेम की सेम रहती है, लोग भी वही होते हैं, अवाम भी वही होती है, ज़मीन भी वही होती है, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे इटली जब यूनिफाइड हुआ ना, तो उसका सिर्फ़ पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बाकी लोग वगैरह वही थे। ये ज़्यादातर यूरोप के नज़र आता है कि यूरोप में अगर एक कंट्री नया वजूद में आता है, तो वो लोग वही होते हैं, वही उनकी वो उठना-बैठना कल्चर होता है, लेकिन बस पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाता है। कहीं पे डेमोक्रेसी, कहीं पे डिक्टेटरशिप, कहीं पे मोनार्की, यानी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि लोग वही हैं, बस थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो गया। पहले जमहूरियत थी, अब डिक्टेटरशिप है, बस यही हो जाता है। ठीक है जी? उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कहा जाता है कि एक रियासत दूसरी रियासत को रिप्लेस करती है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारे लिविंग बॉडी के कुछ पार्ट्स रिप्लेस नहीं होते। जिस्म जिस्म के कुछ हिस्से रिप्लेस हो रहे होते हैं, वक्त के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसकी जो ट्रांजिशन है वो बड़ा लीगल और फॉर्मल होती है। यानी नई जो रियासत है वो जो है ना पुरानी रियासत से आराम आराम से यानी चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कंट्री एक्स है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया,
और वो 2 हिस्सों में जो डिवाइड हुआ वो बड़े प्यार और मोहब्बत से, यानी जिस तरह साँप अपनी खाल नहीं उतारता, बिल्कुल स्मूथ तरीके से प्यार और मोहब्बत से, बिल्कुल उसी तरीके से एक नया मुल्क पुराने मुल्क से निकलता है। उसके बाद है सेल्फ एब्नेगेशन थ्योरी, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि जनाब जो नई रियासत है वो पुरानी रियासत की जो है ना, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसके जो मामलात हैं, उसका जो कर्ज़ है, वो इसीलिए अपने ज़िम्मे उठाती है कि वो समझती है कि ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर एक न्यू लैंड है, वो ओल्ड लैंड को रिप्लेस करती है। अब ओल्ड लैंड जो है ना, वो जो है ना उसके जितने भी कर्ज़ थे, जितने भी मामला थे, वो न्यू लैंड सिर्फ़ इसलिए पे करेगी, इसीलिए वो मामलात उसके देखेगी, उसको कंटिन्यू करेगी क्योंकि ये उसका इखलाकी फ़र्ज़ है। ठीक है जी, उसके बाद है नेगेटिव थ्योरी में कि एक नई रियासत पुरानी रियासत को कंप्लीटली तब्दील करती है और वो उसके किसी भी मामले को नहीं उठाती, वो खुद से नए एग्रीमेंट करती है, वो उसका कर्ज भी पे नहीं करती। ठीक है, और ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो आइडिया है उसके ऊपर ये अमल करती है। वो कहती है जी अब हम आज़ाद हैं, हम फ्री हैं, हम क्यों पुरानी रियासत के जो है ना कर्ज देते फिरें, क्यों पुरानी जो है ना हम, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को फॉलो नहीं करते। कहते हैं अब हम आज़ाद हैं, अब हमारा नया मुल्क है, अब हमारे अपने माहदे होंगे, अपने रिलेशन होंगे एक्सटर्नल वगैरह सारा कुछ, हम किसी पुरानी रियासत का कोई चीज़ हम जो है ना पे नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक कम्युनिस्ट थ्योरी, ये नेगेटिव के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ये होता है कि नई रियासत जो है ना पुरानी रियासत को रिप्लेस तो करती है बेटा, लेकिन ओल्ड स्टेट के जितना भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कमिटमेंट्स हैं उसको वो पूरा करती है। वो कहती है नहीं यार मैं इसको पूरा ही करूँगी। जैसे एक कंट्री सी है ना, वो डी में एक कंट्री सी जो है ना डी से निकलता है। अब कंट्री जो सी है ना, वो कंट्री डी के सारे कर्ज वगैरह पे करेगा, उसके इकोनॉमिक मामलात को मतलब वो ही सारी चीज़ें उसको फॉलो करेगा। उसके बाद है, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्टेट सक्सेशन है ना, इसमें से कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ निकलती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज़। यार वैसे जब एक नया मुल्क बन जाता है ना, तो उसके जो पुरानी मुल्क के जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते ऑटोमेटिकली, ठीक है? क्योंकि नया मुल्क है वो बाउंड नहीं होता। वो कहता है भाई मैं अब नया मुल्क हूँ, अब मेरा अपना सिस्टम होगा, मैं अपनी मर्ज़ी से मुल्क चलाऊँगा। मैं क्यों पुराने मुल्क का जो है ना पॉलिटिकल सेटअप, उसके फ़राइज़, उसकी ज़िम्मेदारियाँ काबू करूँ? क्यों भाई, अब नया मुल्क है, नई दुनिया है, अब हम अपनी मस्ती में जिएँगे, अपने मज़े से करेंगे, मुल्क चलाएँगे, मैं क्यों पुराने को फ़ॉलो करूँ? ठीक है? तो ये होता है। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स की चीज़ें होती हैं, ये तो फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। अब ये भई आप नए मुल्क हो या पुराने मुल्क हो, आपने ह्यूमन राइट्स को तो जो है ना उसकी वायलेशन तो नहीं करनी, तो ये ह्यूमन राइट्स वगैरह को फ़ॉलो करते हैं, बाकी अदरवाइज़ पुरानी बाकी सारी चीज़ें वो फ़ॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो लोकल और सिविल राइट्स होते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अब देखो ना, आम तौर पे क्या होता है, जब एक नया मुल्क बनता है ना, तो उस नए मुल्क में जो लोग होते हैं, वो अब आसमान से तो नहीं उतरते ना, वो भी पुराने मुल्क के अवाम होते हैं ना, तो उन पुराने मुल्क के जो लोग हैं, उनके अपने जो लोकल कवानीन होते हैं ना, उनके अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, लैंड ओनरशिप, वाटर राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें तो सेम की सेम चलती हैं, वो यानी ज़्यादा तब्दील नहीं होती। यानी पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट का तरीक़ेकार चेंज होता है, लेकिन लोगों के जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं छोटे-मोटे, वो तो तब्दील नहीं होंगे ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, अब नया मुल्क बन गया, अब नया मुल्क कहते हैं नहीं जी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी अब नहीं होगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये छोटी बाकी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। बाकी जो है ना, भले उस मुल्क की सॉवरेनिटी चेंज हो जाए, उस मुल्क में कोई और किसी भी किसकी हुकूमत आती है, कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन मेरे जो खुद के लोकल जो मामलात हैं, लोकल जो लॉज़ हैं, हमारे प्रॉपर्टी के, लैंड ओनरशिप के, वाटर के राइट्स हैं, ये हैं, वो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सेम ही रहेगा। और वैसे भी ये इसलिए भी फ़ॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई मुल्क का भले सेटअप चेंज हो जाए, उसका नाम चेंज हो जाए, नया बन जाए या पुराना बन जाए, लेकिन वहाँ के जो सिविलियन हैं ना, उनके अपने जो ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती कवानीन, उनको हमने तब्दील नहीं करना होता। अच्छा जी, तीसरी चीज़ अब इसके आता है फिस्कल डेट, यानी कि इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई एक नई रियासत वजूद में आ गई, क्या वो पुरानी रियासत का कर्ज़ पे करेगी? भाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। बाज़ औक़ात वो नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अब नया मुल्क तो बन गया, लेकिन अवाम तो वही है ना, कर्ज़ तो अवाम के लिए लिया था, इन्हीं लोगों के लिए लिया था, इनकी भलाई के लिए लिया था, तो वो कर्ज़ पे करती हैं, ठीक है? तो ये अक्सर करती हैं, क्योंकि और उनको ये भी होता है कि यार एक्चुअली पुरानी रियासत ने कर्ज़ लिया था, अब हम नई रियासत बन चुके हैं, लेकिन उस कर्ज़ से हमारे अवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो हम कंटिन्यू इसको पे भी करेंगे, हम खुद ही देखेंगे, तो ये भी हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये मॉरल जस्टिफ़िकेशन भी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात पता है क्या होता
है कि एक नई रियासत और पुरानी रियासत ये मिल के ना पॉपुलेशन और टेरिटोरियल साइज़ को देख के, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के वो आपस में कर्ज़ जो है ना डिवाइड भी करते हैं कि भाई इतना तुम पे करो, इतना हम पे करो। मैं मिसाल देता हूँ, अगर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, तो अब उसका जो मिसाल है, मैं मिसाल के तौर अगर कोई कर्ज़ का मामला होगा, तो वो बांग्लादेश करेगा कि जी कर्ज़ जो है ना आपस में डिवाइड कर देते हैं, जो कुछ कर्ज़ आपने पे करना है आप पे करें, जो मैं करता हूँ मैं करता हूँ, मतलब इस तरह भी हो सकता है। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको आसान और बहुत ही आसान अल्फाजों में स्टेट सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज, उसकी टाइप्स, सारा कुछ बताया एक अपने स्टाइल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।